ये बताइए शादी से पहले कौन-कौन से टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, लड़की को और लड़के को दोनों को करवाने के लिए? बेटे ये तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। मैंने तो प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम ये सारी लिस्ट ऑफ टेस्ट जो हैं ये हम इंक्लूड करते हैं। जब एक कपल हमारे पास आता है तो वी गिव देम ऑल द टेस्ट, जो कि जैसे कि उनका थायराइड दोनों का चेक होना ज़रूरी है, वो डायबिटिक हैं कि नहीं, उनकी जो है ब्लड टेस्ट जो रूटीन के टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस बी सी, और उसके अलावा उनकी एड्स का टेस्ट। तो इस तरह के जो नॉर्मल रूटीन टेस्ट हैं वो हम कर लेते हैं। फिर थैलासीमिया ट्रेट है कि नहीं है, अगर दोनों ट्रेट हैं तो फुल थैलासीमिया मेजर आ जाएगा बच्चों में, और अगर एक है तो फिर ट्रेट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हस्बैंड का मैं तो सीमन एनालिसिस के लिए भी बहुत इंसिस्ट करती हूँ कि बाद में प्रॉब्लम्स ना हों, और बच्ची का एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। उसके भी कोई फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं या वो कुछ और टेस्ट भी हैं, जैसे एएमएच का टेस्ट है और हैं, वो एडवांस टेस्ट हैं, लेकिन रूटीन के टेस्ट ज़रूर हो जाने चाहिए। ठीक हो गया। यूजुअली जब बात करते हैं डिलीवरी की, जब लड़की ने किसी बेबी को डिलीवर करना होता है तो हस्बैंड्स फोर्स कर रहे होते हैं कि सी सेक्शन की तरफ जाए, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ मत जाए बिकॉज़ नॉर्मल डिलीवरी से क्या होता है कि इट कुड लूज़ इट्स वेजाइना, हुँ, हुँ। राइट? सो आपको क्या लगता है कि अगर वो सी सेक्शन करवाती है फोर्सफुली तो उससे उसकी बॉडी में हमेशा के लिए क्या-क्या साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं? और क्या ये हम कह सकते हैं कि इज़ इट फाइन टू गो विथ सच सर्टेन नहीं बेटे, पहले तो मैं डिसीजन? मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूँ कि इतनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला ने ये बॉडी हमारी बनाई है कि डिलीवरी के अगर आप 3 महीने के बाद, 3 या 4 महीने के बाद आप एक वजाइनल एग्ज़ामिनेशन करें स्पेकुलम से और सारा, वो बाकायदा एक मतलब अनमैरिड बच्ची की तरह वो दोबारा उसके मसल्स की स्ट्रेंथ आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो ये तो बहुत गलतफ़हमी है मतलब नॉर्मल पोज़ीशन पे 3-4 हस्बैंड्स महीने की, के बाद दोबारा आ जाता है दोबारा आपको आ ऐसा, जाता है। ठीक है। इतनी अच्छे स्ट्रॉन्ग मसल्स पेल्विक होते हैं कि वो दोबारा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ जाती है। तो सिज़ेरियन सेक्शन इस इंडिकेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। बट यू आर राइट, मेरे पास बहुत से केसेज़ आए हैं जिनमें हस्बैंड नहीं माने। उन्होंने कहा जी नहीं, आप सिज़ेरियन करें, हमने नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी। तो ये बात तो सच है। लेकिन उन हस्बैंड्स के लिए मेरा ये पैगाम है प्लीज़। कि अननेसेसरी सिज़ेरियन सेक्शन इस इंडिकेशन पे ना कराएँ, वेट करें। 2-3 महीने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से बेबी डिलीवर हुआ था। राइट। डॉक्टर साहिबा ये बताइए, आजकल पाकिस्तान में ये जो केसेज़ है बहुत ज़्यादा है कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है लेकिन ज़बरदस्ती डॉक्टर्स सी सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? इसमें मेरे ख़्याल में तो बिल्कुल हकीकत नहीं है। डॉक्टर्स सिज़ेरियन सेक्शन उसी वक़्त करते हैं जब इंडिकेटेड होता है। अब आप ये देखिए कि नॉर्मल डॉक्टर्स का भी दिल होता है कि ये नॉर्मल डिलीवर हो जाए। राइट। लेकिन उनके एक तो पेल्विसेस बड़े छोटे होते हैं, ना वो दूध पीती हैं, ना वो कैल्शियम खाती हैं, ना वो अपना ख़्याल रखती हैं, तो पेल्विसेस बड़े छोटे-छोटे, और वो बिल्कुल वो स्पेस नहीं दे रहे होते। सेकंडली, बहुत सी बच्चियों को अब वो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। एपिड्यूरल जब हम लगाते हैं उनकी पेन रिलीव करने के लिए, तो वो थोड़ा-सा लेबर को स्लो करता है। एपिड्यूरल में बच्चियाँ बर्दाश्त तो कर लेती हैं उसको, लेकिन सिज़ेरियन सेक्शन में एंड होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए एपिड्यूरल लगाना, फिर उनके अपनी वो साइकी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो तैयार नहीं होती। तो यूट्रस का माउथ खुलना इज़ ऑल रिलेटेड टू योर साइकी। वहीं से ऑलराइट। हॉर्मोन्स हैं, वहीं से सब कुछ है, और आप रिलैक्स हैं और आप चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो यूट्रस भी ओपन हो जाएगा। बॉडी डज़ व्हाट यू वांट इट टू डू, ठीक है? उसके बाद जब बच्चियाँ सोच रही होती हैं कि जी पता नहीं मैंने दूध पिलाना है कि नहीं पिलाना, उनका तो दूध नहीं आता। जो कहती हैं कि मैंने 2 साल बच्चे को दूध पिलाना है, वो साइकी माइंडसेट ऐसा होता है कि ब्रेन उसी तरह करता है फिर। दे हैव सच गुड अमाउंट ऑफ मिल्क कि वो स्पिल कर रहा होता है सरप्लस। यानी कि आप जो एग्ज़ैक्टली, डिटर्मिनेशन रखेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, जिस तरह से आप अपने डिसीजन मेकिंग है माइंडसेट उसको, होगा हाँ जी, आपका। ब्रेन वैसे ही कोलैबोरेट काम करता करता है, है, वैसे ही यस। फंक्शन करता है। सेकंडली, आज आपको मैं कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ज़ीनोएस्ट्रोजेंस हैं और वो राइट। यूट्रस को डिस्टॉर्ट जी, करते जी, हैं, बिल्कुल। एडिनोमायोसिस उसमें है, जी, जी। तो अबॉर्शंस का चांस ज़्यादा है, और उसके बाद फिर वो
डिलीवरी में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इस तरह दिस इज़ अ रॉन्ग एक्यूज़ेशन के डॉक्टर्स जो हैं वो खामखा सिज़ेरियंस कर देते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये बताइए अगर किसी लड़की के 3 सिज़ेरियन हो चुके हैं, 3 बार हुँ, हुँ। सिज़ेरियन हो चुका है, हुँ, तो हुँ। कहा जाता है कि वो चौथा जो है वो ऑपरेशन नहीं हो सकता। हाँ, हाँ। ये हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है, नहीं बेटे 8 सिज़ेरियन भी हो सकते हैं, अगर राइट? अच्छे हाथों में बहुत अच्छी 8 तरह सिज़ेरियन कह रही हैं आप। यूट्रस की स्टिचिंग हुई हो। यूजुअली 3 के बाद तो सब कहते हैं कि नहीं चौथा बेबी नहीं किया जा सकता अगर 3 ऑपरेशन हुए हैं। नहीं, दुनिया में 8 मैक्सिमम 8 हो चुके हैं। तो ओह! 5 तो अगर किसी सर्जन ने बहुत अच्छी स्टिचिंग की हुई है कभी-कभी हम प्रीवियस सिज़ेरियन को खोलते हैं, 3 सिज़ेरियन हुए होते हैं, लेकिन उसमें ऐसे लग रहा होता है कि पहली बार पेट खोला है हमने। क्योंकि वो हील हो जाता है, स्टिचिंग्स वो इतनी रीजनरेट कर जाता है। खूबसूरत ठीक, सर्जिकल हैंड के ऊपर डिपेंड करता है। कई ऑलराइट। दफ़ा पहला सिज़ेरियन मेरे पास आया किसी और का किया हुआ, तो वो यूट्रस तक पहुँचना मुश्किल हो रहा होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्जन, सर्जन ऑलराइट। कैसा है? उसने 5वाँ, छठा बड़ा ईज़िली हो तो सकता जिस है। तरह आप कह रही हैं कि सी सेक्शंस भी हुँ, हुँ। मल्टीपल हो सकते हैं, तो आप सजेस्ट करती हैं कि कोई गैप होना चाहिए या सर्टेन पीरियड तक हीलिंग के बाद कोई ऐसा प्रोसेस भी आप सजेस्ट करती हैं कि बैक टू बैक भी जैसे नहीं बेटे बैक टू बैक नहीं हो सकता बिकॉज़ एक पूरा इंसान उस बॉडी में से निकलता है। बिकॉज़ देयर आर केसेस कि बैक टू बैक लड़कियों के 3-3 सी सेक्शंस 3 सालों में 3 बच्चे उन्होंने दिए हैं। ये वाइज़ नहीं है हाँ जी। क्योंकि देखें उसके आयरन स्टोर्स ख़त्म हो गए। अब उसके अंदर स्टोर राइट, राइट। भरेंगे तो फिर है ना उस बच्चे ने पूरा उसका आयरन ले लिया है, उसकी कैल्शियम ले ली है, उसकी प्रोटीन्स ले लिए हैं। ट्रू। तो कुदरत ने बच्चे को माँ के ऊपर पैरासाइट लगाया होता है। यानी माँ हुँ। की हड्डियाँ टूट जाएँगी लेकिन बच्चा फुली ऑसिफाइड बोन्स के साथ पैदा होगा। ठीक है? वो हार्ट फेलियर में जा सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, खून राइट। की कमी की वजह से। बच्चा पूरी हीमोग्लोबिन के साथ पैदा ये होगा। आपने बहुत अच्छी बात की। द बेबी एक्ट्स एज़ अ पैरासाइट और पैरासाइट, मदर इज़ अ होस्ट। मदर इज़ नाइस, द होस्ट। नाइस, नाइस। माँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी राइट, नेचर उस न्यूबॉर्न के ऊपर। राइट, राइट। माँ से खींच-खींच के उसको देगी। सो कितने गैप के बाद अगर एक सी सेक्शन आपका हुआ है, तो हुँ। कितने गैप के बाद आप दूसरे बेबी की तरफ प्लानिंग करें? जैसे कुरान में है कि 2 साल आप बच्ची को दूध पिलाएँ और उतना ही आप उससे थोड़ा-सा कम बेटे को पिलाएँ। और शुरू में अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स के लिए कर रहे हैं, तो ओव्यूलेशन नहीं होती, एग रिलीज़ नहीं होता। ये कुदरत का निज़ाम है फैमिली प्लानिंग का। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में ओव्यूलेशन नहीं होती ज़्यादातर, ऑलमोस्ट 90% केसेज़ में ओव्यूलेशन नहीं होती, एग रिलीज़ नहीं होता और प्रेगनेंसी नहीं होती। फिर जब टॉप फीड शुरू करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता वो फीड कम देनी शुरू करती है, तब कभी-कभी ओव्यूलेशन हो जाती है। तो 2 साल के बाद मेरा ख़्याल है 2 साल का गैप तो ज़रूरी ही होना चाहिए।